गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। रेशियो के बारे में समझेंगे, फिर प्रोपोर्शन एक्सरसाइज आएगी उसके बारे में हम समझेंगे, और फिर यूनिटरी मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज सृजन हैज़ 8 टॉफ़ीज़ एंड कांत हैज़ 7 टॉफ़ीज़। तो ऐसा सपोज़ करिए, ऐसा मानिए कि जो सृजन है उसके पास 8 टॉफ़ीज़ हैं, मेरे पास 8 टॉफ़ीज़ हैं और आपके पास 7 टॉफ़ीज़ हैं। ऐसे समझते हैं। सो वी कैन कंपेयर द नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इन 2 वेज़। अब हम जो ये नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हैं, जैसे मेरे पास 8 है, आपके पास 7 है, तो हम इन नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ को 2 वेज़ में, 2 मेथड्स में कंपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है, जितनी मेरे पास टॉफ़ीज़ हैं, जैसे मेरे पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं, तो मैं अपनी टॉफ़ीज़ में से आपकी टॉफ़ीज़ माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास आपसे कितनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है। ऐसे ही दिस इज़ द वन वे ऑफ कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज़ बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये एक तरीका है किसी भी क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस फाइंड करने का, मतलब उनको कंपेयर करने का। उनको अगर हमें कंपेयर करना है किसी भी 2 क्वांटिटीज़ को, तो हम क्या करें, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। तो एक तरीका तो ये है, इसको बोला जाता है कंपैरिजन बाय डिफरेंस। हमने कंपैरिजन किसके थ्रू किया? डिफरेंस के थ्रू, माइनस करके। दूसरा मेथड है नंबर ऑफ़ सृजन टॉफ़ीज़ अपॉन नंबर ऑफ़ कांत टॉफ़ीज़, मतलब मेरी नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ अपॉन आपकी नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ 8/7। दैट इज़, इसका मतलब है कि मेरे पास 8 टाइम टॉफ़ीज़ है आपके नंबर से। ठीक है। सृजन हैज़ मतलब मैं, ठीक है, मेरे नाम से देखिए, सृजन हैज़ टॉफ़ीज़ 8/7 टाइम्स द नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कांत हैज़। तो जितनी कांत के पास टॉफ़ीज़ हैं उसका 8/7 टाइम किसके पास है? सृजन के पास। तो हम ऐसे डिवीजन में भी ले सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अनदर कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन करके देखते हैं। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं। एंड इन द सिक्स क्लास देयर आर 180 स्टूडेंट्स। क्लास से पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1500, और क्लास 6 में 180 बच्चे हैं। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज़, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में वो 1500/180 टाइम द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास 6। अच्छा, इसको आप कैसे लिखें? इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप यही तो बोलेंगे, नंबर ऑफ़ सृजन टॉफ़ीज़ अपॉन नंबर ऑफ़ कांत टॉफ़ीज़, मतलब नंबर ऑफ़ सृजन टॉफ़ीज़ इतने टाइम्स नंबर ऑफ़ कांत टॉफ़ीज़। तो ऐसे ही बोला जा रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 1500/180 टाइम द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द 6th क्लास। इसको बोला जाता है कंपैरिजन बाय डिवीजन। तो 2 कंपैरिजन के मेथड हमने देखे। एक तो डिफरेंस के हमने माइनस करके पता लगा लिया कि किसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं। एक ये है कि हमने डिवीजन मेथड को अप्लाई किया अपॉन करके, जिसके पास मतलब जैसे कि मेरे और आपके बारे में बात हो रही है, तो मैंने अपने आप को न्यूमरेटर में रख लिया और आपको डिनोमिनेटर में रख लिया। व्हेन वी कंपेयर 2 क्वांटिटीज़, जब हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं एक ही काइंड की, एक ही तरीके की, डिवीजन मेथड से, वी से दैट वी हैव फॉर्म्ड अ रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज़। जब हम डिवीजन मेथड की बात हो रही है सिर्फ, जब हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन बाय डिवीजन करते हैं, इस मेथड से करते हैं, तो बोला जाता है कि हमने क्या फॉर्म किया है? एक रेशियो फॉर्म किया है इनके बीच में। यूजुअली वी डोनेट बाय द सिंबल दिस। अब जो रेशियो का जो सिंबल होता है बच्चों, वो ये होता है। ठीक है, ये होता है किसका सिंबल? रेशियो का सिंबल। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ ऑफ सृजन टू दैट ऑफ कांत। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा डिवीजन मेथड में 8/7 आया था, तो इसको मैं रेशियो में कैसे लिख सकती हूँ? जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में उसको हम आगे लिखते हैं, फिर हम रेशियो लगाते हैं टू दैट ऑफ कांत टॉफ़ीज़। नंबर ऑफ सृजन टॉफ़ीज़ इज़ दैट ऑफ कांत टॉफ़ीज़। इसको हम बोलते हैं, इसको अब हम पढ़ेंगे कैसे रेशियो का। अब आप ऐसे थोड़ा ना पढ़ेंगे 8:7, नहीं, इसको पढ़ा जाता है 8:7, 8:7 या 8:7, या फिर 8:7 पढ़िए या फिर 8:7 पढ़िए, किसी भी नंबर को। रेशियो इज़ द रिलेशन एज रिगार्ड्स मैग्नीट्यूड विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड।
तो रेशियो एक रिलेशनशिप है, रिलेशन है किसी भी वैल्यू का जो एक क्वांटिटी बियर कर रही है, मतलब जो एक क्वांटिटी के पास है कंपैरिजन कर रही है दूसरे से, जो उसके दूसरे के पास है सेम काइंड का, मतलब एक ही काइंड की दो क्वांटिटीज़ कंपेयर हो रही हैं, एक क्वांटिटी बियर कर रही है इतना टू अनदर। तो ये रेशियो होता है, एक वैल्यू रेशियो हमें बताता है। इन द रेशियो 8:7 द नंबर्स 8 and 7 आर कॉल्ड टर्म्स। तो जो ये रेशियो है हमने लिखा 8:7, तो जो 8 और 7 है इनको हम टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म्स ऑफ द रेशियो। 8 इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। जो 8 है उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, और या फिर उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। एंड 7 इज़ कॉल्ड द सेकेंड टर्म। 7 को सेकेंड टर्म बोला जाता है और इसे कॉन्सिक्वेंट भी बोला जाता है। तो ऊपर जो नंबर है उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। इन और दोनों को मिला के टर्म्स बोला जाता है, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेशियोज़ आर वेरी सिमिलर टू फ्रैक्शन। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आपको आ गई होगी, जो रेशियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है किससे? फ्रैक्शन से। In fact, a ratio is usually expressed as 8:7, but it can be expressed in fractional form as 8/7. तो रेशियो को जैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 8:7 में, लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरीके से फॉर्म करेंगे तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लिख पाएंगे 8/7। इसकी दूसरी फॉर्म फ्रैक्शनल फॉर्म ही होगी। It is also very important to note that the ratio 7:8 इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 8:7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो 7:8 है वो टोटली डिफरेंट है 8:7 के। जैसे कि मैंने आपको बोला 7/8 और 8/7। तो आप इस चीज़ में ये मत करिएगा कि 7/8 है तो हम इसको 8/7 भी लिख सकते हैं। आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 7 किसी और का रेशियो है और 8 किसी और का है, इस वजह से। फॉर 7:8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 7/7, 7/8, और 8:7 की इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 8/7। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स को देखिए। द बस फेयर फॉर एन एडल्ट इज़ ₹18। एक जो बस फेयर है, मतलब जो बस से जाने के जो चार्जेस हैं उसके रुपीज़ हैं एडल्ट के लिए, मतलब 18 अबव के लिए कितने हैं? 18 रुपये। और चाइल्ड के लिए कितने हैं? बच्चे के लिए कितने हैं? 8 रुपये। देन द रेशियो ऑफ एडल्ट्स फेयर टू चाइल्ड्स फेयर। अगर हम रेशियो निकालें एडल्ट्स फेयर टू चाइल्ड फेयर का, तो एडल्ट का फेयर आगे आ रहा है, तो एडल्ट का फेयर 18 हो गया। हमने किसके साथ निकाला है? चाइल्ड फेयर के, तो 18/8 मतलब 9:4। लेकिन अगर हम निकालें द रेशियो ऑफ चाइल्ड्स फेयर टू एडल्ट्स फेयर तो हो जाएगा 8/18 मतलब 4/9। तो इस तरीके से क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये था एडल्ट अपॉन चाइल्ड, ये था चाइल्ड अपॉन एडल्ट। ये दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं है, एक तरीके से आप इन दोनों को एक ही जैसा नहीं मान सकते हैं। कैन यू फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ स्क्वायर। क्या आप रेशियो निकाल सकते हैं स्क्वायर के लेंथ और ब्रेड्थ का? तो देखिए, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ जो स्क्वायर की होती है वो इक्वल होती है। 10 रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा? 1/1, क्योंकि जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है ब्रेड्थ के। इट इज़ मस्ट दैट टू क्वांटिटीज़ डेट आर कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। ये बहुत ज़रूरी है कि दो क्वांटिटीज़ जो कंपेयर की जा रही हैं वो एक ही तरीके की होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इनकम, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनकी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की क्या इनकम के बारे में बात करेंगे। ये नहीं है किसी की कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरे वाले की हम कुछ और, उसकी सैलरी कितनी कट गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, अगर हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो जो दो क्वांटिटीज़ कंपेयर की जा रही है वो दोनों इनकम की ही होनी चाहिए। वी कैन कंपेयर द इनकम्स ऑफ द पर्सनस बट वी कैन नॉट कंपेयर द इनकम ऑफ वन पर्सन विद द एज ऑफ अनदर पर्सन। हम दो लोगों की इनकम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक की इनकम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे की एज से। ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों एक ही तरीके के होने चाहिए, तब कंपैरिजन हो पाएगा। Similarly, length and breadth can be compared because both the quantities are measures of length। अब जो लेंथ और ब्रेड्थ थी वो इसलिए कंपेयर हम कर पाए क्योंकि दोनों जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं किसकी? लेंथ की, इस वजह से।
द मेजरमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी सेम यूनिट फॉर कंपैरिजन। और जो मेजरमेंट हमें लेना है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। या तो आप ऊपर नीचे जो भी रेशियोज़ है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है उसको या तो आप सेंटीमीटर में कर दीजिए या फिर आप उसको मीटर में कर दीजिए। द क्वान्टिटीज़ डेट आर टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट। जो क्वान्टिटीज़ आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी एक ही यूनिट होनी चाहिए। It must be noted that when two similar quantities are expressed as a ratio, जब दो similar quantities ratios में express होती हैं, it is a pure number but having no units। वो एक number बन जाता है, उस पर कोई unit नहीं चढ़ती है, लेकिन उसकी जो quantity, उसकी जो unit है वो same होनी चाहिए। जैसे कि हम निकाल रहे हैं the ratio between 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो आप इसके रेशियो में जब आप इसको लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 6 सेंटीमीटर इज़ टू 5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे वही 6 इज़ टू 5, जैसे 5 kg और 3 kg, तो 5 इज़ टू 3, 10 mm 7 mm, तो 10 इंटू 7। हम ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो इसमें रेशियो में एक्सप्रेस नहीं होंगी। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियो की। टू गेट अ रेशियो इक्विवेलेंट टू अ गिवन रेशियो वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द गिवन रेशियो बाय द नॉन ज़ीरो नंबर। हमें अगर कोई भी रेशियो को इक्विवेलेंट करना है दूसरे रेशियो को, तो हम क्या करें, हम एक नॉन गिवन नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास दो रेशियो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए, जिस मैंने आपसे बोला 4/8 और 5/6। अब मैं इसको इक्विवेलेंट कैसे करूँगी बच्चों, मैं इसको इक्विवेलेंट करूँगी, जैसे कि मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने क्या कहते हैं, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 24/8 6 = 48, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से, तो 5 8 = 40, 8 6 = 48। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियोज़ होगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए। अब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, कंपैरिजन करने के लिए भी आएगा आपका, तो इस तरीके से कंपैरिजन होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट देखते हैं, तो मैंने आपको ये कंपैरिजन सिखा दिया, मेरे को आपको इक्विवेलेंट करना सिखाना था। तो देखिए इक्विवेलेंट करना भी सीखिए। जैसे कि एक रेशियो दे रखा है आपके पास 5/8, तो आप एक ही रेशियो दे रखा होगा, आप उसको इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, आपको उसके आगे का नंबर निकालते जाइए। जैसे कि इसके आगे का नंबर निकलेगा 5 2 = 10, 8 2 = 16। हमें एक ही नंबर से दोनों टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे वाले का कितना निकलेगा, 15/3 = 24। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि आप अगर इसका भी इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो कितनी आएगी, 5/8 ही आएगी। देखिए 2 5 = 10, 2 8 = 16, 3 5 = 15, 3 8 = 24। तो आ रही है ना 5/8 5/8 5/8। तो आप या तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो ऐसे निकलता है, उसके आप आगे के रेशियोज़ निकालते जाइए। रेशियोज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को एक ही नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। रेशियो इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का कोई और कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ के, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हमें किसी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, वी डिटरमाइन द HCF ऑफ द टर्म्स। हम क्या करेंगे, हम HCF निकाल देंगे टर्म्स का और डिवाइड कर देंगे हर टर्म को बाय द HCF ऑफ द टर्म्स, और उसको हम क्या करेंगे, जो उसका HCF आया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना सिखाया था ना HCF मेथड के थ्रू, सेम एज इट इज़ वैसा ही है। जनरली अ रेशियो इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ऐसे ही एक जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। कंपैरिजन करना मैंने आपको सिखा ही दिया कैसे ये कंपैरिजन, एक तो इस तरीके से होता है, एक ये होता है जैसे कि 50 पैसे और 2 रुपीज़ है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना होता है, यूनिट सेम करनी होती है। तो ये पैसे है, ये रुपीज़ है, तो मैंने जैसे रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया पैसे में, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 2 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 200 पैसे, तो 50 अपॉन कितना हो गया, 200 हो गया, 1/4। इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। अब आप अपनी ये समझने का टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 9.1 पे।
आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर आपको 6 पूरा करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ सबका, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा बहुत भी है अगर। देखिए फर्स्ट का मैं आपको करके दिखाती हूँ, फर्स्ट का करके दिखाती हूँ मैं थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में है 50 ग्राम टू 1.5 किलोग्राम। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो आसानी हो पाए उसमें करते हैं। जैसे कि मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1.5 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 1.5 इंटू 1000। ठीक है, 1.5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 15,000.1 के बाद लग जाएगा, तो ये आपका हो गया 1500 ग्राम। ठीक है, तो अब आपका क्या बन गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बन गया 50 ग्राम टू 1500 ग्राम। ठीक है, hence 50 रेशियो क्या हो गया आपका 1500, जिसको आप लिख सकते हैं 50/1500। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आइए, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 1/30। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आया, आपका रेशियो आया 1:30। इज़ दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सेकंड वाला। थर्ड में आपको क्या करना है, जैसे आपको थर्ड का फर्स्ट दे रखा है 9:7। ठीक है, तो इसको आपके इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं, वो लिख लेंगे ऐसे, आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियोज इज इक्वल्स टू 9/7, फिर होगा 9 इंटू 2/9, 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3/7 इंटू 3। कितने इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं, 3 मोर और निकालने हैं, और फिर इसके इक्वल हो जाएगा कितना, 9 इंटू 4 और 7 इंटू 4। तो ये हो गया अब आपके 9/7, 18/14, 27/21, 36/28। तो ये आ गए आपके इक्विवेलेंट रेशियोज। इस तरीके से आपको इसके 2 पार्ट्स और करने हैं। तो आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी में करना है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।